ओके, तो चलिए दोस्तों नमस्कार आप सभी को। मैं हूँ डॉक्टर मुक्ता रॉय। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी तक का हम लोगों का चैप्टर चल रहा है। हम लोग बुक पढ़ रहे हैं सक्सेस एंड हैप्पीनेस की, और इसमें हम लोगों का उदारता मतलब दान देना, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे लास्ट सेशन में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो चैप्टर जरूर से देख लीजिएगा, जिसमें आप समझेंगे कि आपको दान कैसे करना है, किनको देना है और आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही साथ में हम अपना अगला सेशन चालू करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है सेहत और ऊर्जा। मतलब आप अपने आप को तंदुरुस्त कैसे रख सकते हैं। आप हमेशा सुबह से लेकर रात तक एक ऊर्जावान व्यक्ति मतलब एक एनर्जेटिक पर्सन कैसे आप रह सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस वाले चैप्टर को। अगर आप भी हमेशा पूरी तरह से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये हमारा इस बुक का पार्ट है। इसमें बताया है कि तिवारी सर और तिवारी मैम ने अपनी लाइफ में उन्होंने किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के साथ। सेहत और ऊर्जा। जिसके पास सेहत है उसके पास उम्मीद है। बिल्कुल सही। जिसके पास सेहत है, क्या आपके पास सेहत है? जिसके पास सेहत है उसके पास उम्मीद है, और जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है। तो ये किसने कहा है? अरेबियन कहावत है ये अरेबियन कहावत है कि जिसके पास सेहत है उसके पास उम्मीद है, और जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है। अच्छी सेहत से सफलता और खुशियां पाना आसान हो जाता है। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आप अपनी लाइफ में आप खुद से, आपके पूरे फैमिली में आप पूरी तरह से खुशियां बांट सकते हैं, और आपके अंदर एक हैप्पीनेस अलग ही हो जाता है। उसके बाद सर हमारे पास आकर बैठ गए और बोले, अब हम बात करेंगे सेहत और ऊर्जा की। हालांकि ये दोनों अलग अलग बातें हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है। और तुमने भी एक साथ ही सवाल किया तो एक साथ ही बात करते हैं। पहले सेहत की बात करते हैं। तो उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी सेहतमंद बने रहने के लिए हर इंसान को अपनी सेहत का ध्यान अपनी कम उम्र से ही रखना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अपनी कम उम्र से। जब आपकी उम्र कम है तब से ही आपको अपनी सेहत पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम अपनी सेहत को ठीक रखते हैं, अपने शरीर को लगातार ट्रेन करते हैं, तो आने वाले वक़्त के साथ सेहत बेहतर होती जाती है, और बढ़ती हुई उम्र का असर भी कम हो जाता है। इसके बाद बारी आती है ऊर्जा की। तो जब हम हमारी सेहत अच्छी होती है तो शरीर में ऊर्जा भी बनी रहती है। उसके साथ ही ऊर्जा बनाए रखने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास एक मकसद हो, एक कारण हो, और ये मकसद या कारण खुद से अलग होना चाहिए, खुद से बड़ा होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो कुदरत की ऊर्जा भी हमारे शरीर में समाती है, और तब हम और ऊर्जावान हो जाते हैं। सर फिर से उठे और बाद बोर्ड के पास जाकर उन्होंने बोर्ड पर लिखा, अच्छी सेहत और लंबी सेहतमंद उम्र कैसे पाए। ये क्वेश्चन है, इसको आप भी लिख लेंगे कि अच्छी सेहत और लंबी सेहतमंद उम्र कैसे पाए। मतलब अगर आपको भी बहुत लंबा जीना है, अगर आप भी हमेशा के लिए सेहतमंद होना चाहते हैं तो वो क्या है ये क्वेश्चन। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या ट्रिक ऐसे अपनाई थी जो अभी भी ये लोग बहुत ही अच्छे सेहतमंद है। सर फिर हमारे पास आए और हमारे पास आकर बोले, अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए सिर्फ 3 नियम ध्यान रखने की जरूरत है। अब वो 3 नियम कौन से हैं वो देखते हैं। पहला नियम है अच्छी तरह से खाना। ठीक। पहली नियम है कि अच्छी तरह से खाना। दूसरा नियम है अच्छी तरह से पसीना बहाना, और ये हम अपनी क्लास में भरपूर तरीके से करवाते हैं। और तीसरा नियम है दिल खोलकर ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराना, जिसको हम कहते हैं लाफिंग थेरेपी। तो ये 3 चीजें आपकी लाइफ में भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस तरीका खाना खा रहे हैं, और आपका समय कौन सा है खाना खाने का, आप खाने में क्या क्वालिटी रखते हैं। ये बहुत ही सिंपल से नियम हैं, लेकिन इन इन तीनों ही नियमों से चमत्कारी नतीजे मिलते हैं। लेकिन इन नियमों को पूरा कैसे करना है? खाना तो हम सभी खाते हैं और मुस्कुराते भी हैं। रही पसीना बहाने की, तो
ये क्या उसके लिए हमें रोज कसरत करनी होगी? मैंने सवाल किया, इनका क्वेश्चन था। सर ने कहा, हम खाते हैं लेकिन अच्छी तरह से नहीं खाते हैं और सही खाना तो बहुत ही कम खाते हैं। देखो, तुमने ये तो सुना होगा कि जैसा खाए अन्न वैसा होता है मन। हमने ये बिल्कुल सुना है कि जैसा खाए अन्न, अगर आप जैसा अन्न खाते हैं वैसा होता है आपका मन। मैं इसके साथ ये भी मानता हूँ कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा तन। मतलब अगर तुम ऐसा खाना खाते हो जो कि सेहत के लिए अच्छा है, तो तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी, और अगर कुछ ऐसा खाते हो जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो सेहत खराब हो जाएगी। तो सही खाने के लिए पहली जरूरत है सही खाने को चुनने की। इस बारे में मैं एक थंब रूल ये है कि अपने खाने में कोशिश करो हरी सब्जियों को, फलों को, अंकुरित अनाज को शामिल करने की। साथ ही ये भी देखो कि जो खाना तुम खा रहे हो उसे बनाने का तरीका क्या है। बिल्कुल सही बात है, उसका बनाने का तरीका क्या है ये उस पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई खाना ऐसा है जिसको बनाने में बहुत से ऐसे सामान मिले हैं जो कुदरत से नहीं किसी फैक्ट्री से आते हैं, उस खाने से दूर रहना समझदारी है। खाना हमेशा जो फैक्ट्री से लेकर आते हो, जो पैक्ड फूड होते हैं जिसको हम कहते हैं। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा, थोड़े वक्त पहले हम अर्नव से मिलने के लिए अमेरिका गए थे। तो हमने देखा कि वहां खाना खाने के लिए फैक्ट्री से आने वाले सामान का काम नहीं लिया जाता, क्योंकि वहां पर अधिकतर लोगों का खाना ही फैक्ट्रियों से बनकर आता है। ये हमारे लिए नई बात थी, और हमारे सवालों को समझते हुए सर ने कहा, देखो, होता ये है कि वहां खाना बनाने वाली फैक्ट्रियों में खाने को पहले ही तैयार कर दिया जाता है, और उसके बाद तुम बाजार से उसे खरीद कर लाते हो, और बस खाना गर्म कर लिया और वहां वह खाने के लिए तैयार हो जाता है। आने वाले दिनों में भारत में भी ये होने लगेगा। बिल्कुल सही, अभी से ही होने लगता है ना? तो अगर आपने देखा होगा कि पैक्ड फूड जो हम खाते हैं, आजकल बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, और बहुत ही टेस्टी भी लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन जितना टेस्टी वो लगता है उतना ही हानिकारक हमारे शरीर को पहुंचता है। वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और अगर कोई भी इस तरह से फैक्ट्री से बना हुआ खाना खाएगा तो उसकी सेहत कभी अच्छी नहीं होगी। तो अगर सेहत को अच्छा रखना है, तो ये जरूर देखो कि तुम क्या खाते हो और वो खाना कहाँ से आता है। ये भी हमको ध्यान में रखना है कि वो खाना आता कहाँ से है। खाते हुए दूसरी बात जो हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है, वो है खाने की मात्रा। बिल्कुल सही। अब आप खाते कितना हो, खाने की मात्रा भी आपको देखना है। तुम्हें समझना होगा कि इंसानों का पेट आमतौर पर सिर्फ एक मुट्ठी के बराबर होता है, और हमारे खाने की जरूरत भी उतनी ही होती है। पर आदिम काल में जब हम जंगलों में करते थे, तो हम खाने को ढूंढ कर खाया करते थे। ऐसे में कई बार हमें कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था, और कई बार ऐसा मौका आता था जब हमें एक साथ बहुत सा खाना मिल जाता था। हम अब हम इस खाने को बर्बाद नहीं कर सकते थे, तो हमारे शरीर ने पेट को फैलाना सीख लिया था। अब हम खाने को बर्बाद नहीं कर सकते थे क्योंकि खाना बहुत सारा आता था और बहुत दिनों के बाद मिलता था। तो अब हमने क्या कर लिया, खाना खाते-खाते अब हमने अपने पेट की आदत डाल ली। क्या कर लिया, हमने खाने की आदत डाल ली। तो होता ये था कि हमें ज़्यादा खाना मिल जाए तो एक बार में हम ज़्यादा खाना खा लेते थे, और जब खाना नहीं है तो शरीर इस ज़्यादा खाने की जमी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके। अब हमें भूखे नहीं रहना होता, हमारे पास बहुत खाना है, लेकिन हम इस मुट्ठी भर के पेट में ज़रूरत से ज़्यादा खाना डालते रहते हैं, जो कि हमारी सेहत को बिगाड़ देता है। कभी हमें मोटा कर देता है, तो कभी कोई और बीमारी। इसलिए हमें ध्यान में ये रखना है कि हम जो भी खाएँ उसकी मात्रा सिर्फ़ इतनी ही होनी चाहिए जो हमारे दोनों हाथों में आ सके। अगर इस नियम को ध्यान से रख लिया तो पेट की बहुत सी बीमारियों से दूर रहने में कामयाब हो सकते हैं, और अगर पेट ठीक है तो आधी बीमारियां भी अपने आप ही दूर होती रहेंगी। सेहत को अच्छा रखने के लिए तीसरी जरूरत है खाने को सही तरह से खाने की
हम में से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो कि जल्दी-जल्दी खाते हैं और कई बार हम खाने को चबाते भी नहीं हैं। इस बारे में आयुर्वेद में लिखा गया है कि खाने को अच्छी तरह से चबा-चबा कर खाना चाहिए। यही बात कई बार यही बात कई और ग्रंथों में भी लिखी गई है कि जब खाना खाओ तो रुक कर, चबा कर आराम से खाओ। अगर तुम इस एक आदत को भी अपना लेते हो तो तुम हमेशा से ही सेहतमंद रहोगे। तुम्हारा वजन कंट्रोल में रहेगा और तुम ऊर्जावान भी बने रहोगे। ये एक ऐसी आदत थी जो कि मुझे कॉलेज के दिनों में ही तिवारी सर के घर में लग गई थी और तब से मैंने ये आदत बदली भी नहीं। जब भी हम उनके घर रविवार को खाना खाने के लिए जाते थे, तो तिवारी सर हमें हमेशा कहते थे कि खाने को 32 बार चबाकर खाओगे तो तुम्हारी सेहत कभी खराब ही नहीं होगी। तब मैंने बिना कोई सवाल करे ही उस आदत को अपना लिया था। क्या ये आदत हम अपनाते हैं? शायद नहीं। और शायद उसका ही नतीजा था कि मेरी कमर का नाप तब से अब तक सिर्फ 2 इंच बड़ा था, जो कि किसी भी हाल में ज़्यादा नहीं था। लेकिन वासु के हाल कुछ और ही थे। वो कॉलेज में काफ़ी फिट हुआ करता था और अब वो काफ़ी मोटा हो गया था। तो मैंने वासु को चिढ़ाते हुए कहा, जोक में कहा, सुन ले मोटे, कितनी बार कहा तुझे 32 बार चबाकर खाया कर, तू सुनता ही नहीं और अब सुन लो। ये एक दोस्त ने दोस्त से बातें की है जो उनकी लैंग्वेज में ये बातें कही थी। मेरी बातों से माहौल में हंसी घुल गई। वासु भी मुस्कुरा दिया, लेकिन मुझे कुछ कहने की जगह उसने सर से सवाल किया। सर उसकी बात समझ गया, लेकिन 32 बार ही क्यों, ज्यादा या कम क्यों नहीं, और इसका फायदा हमें कैसे मिलता है? सर ने वासु की तरफ देखते हुए कहा, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब 32 बार क्यों चबाना चाहिए? अब तिवारी सर ने उसका आंसर दिया। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा, यहाँ मुद्दा खाने को 32 बार चबाकर खाना नहीं है। मुद्दा है खाने को इतना ज्यादा चबाना कि वो मुंह में पूरी तरह से टूट जाए, उसमें बहुत सी लार मिल जाए, और जब खाना आंतों में जाए तो आंतों का काम उस खाने को तोड़ना नहीं, सिर्फ हजम करना रहे। इसीलिए हमको खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। क्योंकि हमारे खाने में मिली लार में भी कई ऐसे घटक होते हैं जो कि खाना हजम करने में मदद करते हैं। तो अच्छी तरह चबाकर खाने से हमारा खाना और अच्छा हजम हो जाता है। इसका एक फायदा ये भी होता है कि हम सिर्फ उतना ही खाना खाते हैं जितना हमें ज़रूरत होती है। इसका कारण ये है कि हमारी भूख को हमारा पेट नहीं, हमारा दिमाग तय करता है। ये हमारे लिए एक आश्चर्यजनक बात थी और सर ने हमें अपनी बात का मतलब समझाते हुए कहा, असल में हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हम सिर्फ 15 से 20 मिनट तक ही खाना खा सकते हैं, और उसके बाद दिमाग को अपने आप ही लगने लगता है कि हम काफी देर से खा रहे हैं और अब पेट भर चुका है, तो अब और खाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ दिमाग ये नहीं देखता कि आपने कितना खाया, दिमाग सिर्फ वक्त को देखता है और उसके बाद कहता है कि खाना बंद कर दो। उसके बाद है, जब हम खाने को अच्छी तरह चबाकर खाते हैं, तो हमें खाना खाने में वक़्त भी लगता है, और जब हम ज़्यादा वक़्त में कम खाना खा पाते हैं और 15 से 20 मिनट तक हमारा दिमाग हमें खाने से रोक देता है। इस तरह से हम सिर्फ उतना ही खा पाते हैं जो कि सेहत के लिए ठीक होता है और हमारी सेहत ठीक बनी रहती है। अपनी बात को खत्म करते हुए सर ने कहा, अब हम इस मुद्दे पर बात करना चाहे तो शायद हम काफी देर बात कर सकते हैं और कभी मौका निकाल कर इस बारे में बात भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझ लें कि अगर लंबी उम्र और अच्छी सेहत चाहिए, क्या कहा? लंबी उम्र और अच्छी सेहत। जब आपकी सेहत अच्छी होगी तब आपका जो उम्र है वो भी लंबा होगा। तो तुम्हें सही खाने को खाना होगा, सही मात्रा में खाना होगा और सही तरीके से खाना होगा। क्या-क्या? सही खाना खाना होगा, सही मात्रा में खाना होगा कि आप कितना खाना खा रहे हैं, और सही तरीके से खाना होगा। हमारे यहाँ हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं था और ना ही कोई और सवाल। तो सर ने आगे कहना शुरू किया, अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की, जो है पसीना बहाना।
पर उसके पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर एक मशीन है जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं या बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, तो उस मशीन के साथ क्या होगा? क्या होगा बताइए? एक मशीन आपने खरीदी, चलिए मान के चलिए आपने एक साइकिल खरीदी और उस साइकिल को आपने रख दिया। 1 साल, 2 साल तक आपने उसको यूज़ ही नहीं किया। तो क्या साइकिल अच्छे से चलेगी या जंग खा जाएगी? बिल्कुल। उनका भी ठीक इसी तरीके से सवाल था। मैंने जवाब दिया, उस मशीन पर जंग लग जाएगा, बिल्कुल सही। अगर आपके पास भी एक साइकिल है तो क्या होगा? उस पर भी जंग लग जाएगा। उस मशीन पर जंग लग जाएगा या फिर वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगी और ज़्यादा वक़्त के लिए छोड़ दिया जाए तो खराब भी हो सकती है। ये बिल्कुल सही तरीका है बताने का, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है वो भी एक मशीन की तरह ही होती है, जिसे हम हर इंसान को कहते हैं कि काम-काज आप दुनिया के कितने भी सारे काम कर लो, आप 8 घंटे, 10 घंटे आप बाहर काम करते हैं, जॉब पर जाते हैं, ड्यूटी पर काम करते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, आप घर का काम करते हैं, आप एक हाउसवाइफ है, लेकिन उसके बाद भी आपका शरीर एक मशीन की तरह है। आपको उसे चलाना आना चाहिए और आप किस तरीके से उसे चला रहे हैं, किस तरीके से आप उसका यूज़ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। सर बोले, "बिल्कुल सही कहा तुमने, इस्तेमाल ना करने पर वो मशीन खराब हो जाएगी, लेकिन अगर तुम उसे लगातार इस्तेमाल करते हो, उसे टूट-फूट से बचाते हो, उस मशीन को तेल-पानी करते हो, तो वो मशीन हमेशा अपना काम ठीक तरीके से करती रहेगी। ऐसा ही हमारे शरीर की मशीन के साथ भी होता है। अगर हम इस मशीन का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो हमारे शरीर से पसीना निकलता रहता है, जो कि हमारे शरीर की हमारे शरीर की तेल-पानी करता रहता है और हम हमेशा सेहतमंद बने रहते हैं। अब पसीना बहाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा कसरत करना है, ये ज़रूरी नहीं। कहा है कि पसीना बहाने के लिए आपको ज़्यादा कसरत करना, बहुत ज़्यादा कसरत करना है, एक्सरसाइज़ करना है, तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर तुम्हारा खाना ठीक है, अगर तुम्हारा खाना ठीक है, तो पसीना बहाने के लिए तुम्हें सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को इस्तेमाल करते रहना है। वक्त के साथ हम सभी ऐसे काम करने के आदी होते जा रहे हैं, जिसमें हमें ज़्यादा बैठना होता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है और शरीर का इस्तेमाल बहुत ही कम करना होता है। हम अपना दिमाग तो ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन हम अपना हाथ-पैर ज़्यादा नहीं चलाते हैं। इस वजह से हमारे शरीर पर जंग लगता जाता है और उम्र बढ़ने के साथ शरीर काम करने के काबिल भी नहीं रह जाता है। तुम्हें करना ये है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलो। अब आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, अगर आपका काम बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो आप क्या कर सकते हो? आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चल सकते हो, एक जगह बैठे ना रहो, कोशिश करो सुबह-शाम टहलने के लिए निकल जाओ, कोई हल्की-फुल्की कसरत कर सकते हो, तो वो करो कि जो कि तुम्हारी सेहत को ठीक रखे, लेकिन तुम्हें कुछ चोट ना लगे। मकसद ये है कि अपने शरीर से काम लेते रहो, थोड़ा पसीना निकालते रहो और अपनी सेहत को बना बनाकर रखो। तो ये नियम सिर्फ पुरुषों के लिए है या फिर महिलाओं के लिए भी? ये बात ध्यान में महिलाओं के लिए भी ये बात ध्यान में रखना है। श्रेया ने मासूमियत से सवाल किया और उसकी बातों को सुनकर सबने जवाब देने की जगह धीमे-धीमे हंसने लगे। कहा और सर की जगह बुआ जवाब देते हुए बोली। बुआ ने बोला, ये नियम हर उस इंसान के लिए लागू है जो कि सेहतमंद रखना चाहते हैं। अब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही फिट रहना है, दोनों का ही शरीर है, दोनों ही मशीन है। अगर तुम चाहती हो गोविंद 60 की उम्र में भी सेहतमंद रहे और तुम मोटी होकर रह जाओ और गोविंद तुम्हें मोटी कहे, तो तुम इस नियम को मत मानो। और अगर तुम्हें सेहतमंद रहना है और तुम्हें भी ये भी मानना ही होगा। अगर तुम रहना चाहते हो, अगर तुम पूरी तरह से फिट रहना चाहते हो, तो अपना अपने बॉडी को चलाना पड़ेगा। अब हम सब बुआ की बात सुनकर हंसने लगे। उसके बाद सर ने फिर से बोलना शुरू किया, सेहत की बात तो हम लोगों ने कर ली, पर हम ऊर्जा की बात किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही बात है। अपना खाना-पीना भी बहुत अच्छा कर लिया, आपने 32 बार से ज़्यादा चबा लिया, आपने बहुत अच्छे से खाना खा लिया। आपने पूरी तरह से किस तरह से खाना खाना है, टाइम भी आपने बाँट लिया, कितने घंटे खाना खाने बैठना है,
कितने मिनट तक आपको उसको समय देना है, क्या-क्या करना है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। लेकिन अगर आपके शरीर में एनर्जी नहीं होगी, तो क्या ये खाने का कोई मतलब है? क्या एक्सरसाइज़ करने का कोई मतलब है? नहीं। तो अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा के बारे में, ठीक? एक सेहतमंद जीवन किसी काम का नहीं है अगर उसमें ऊर्जा की कमी है और इसलिए हमें जब तक जीवन है तब तक ऊर्जावान भी बने रहना होगा। आप जब तक जीवित है तब तक आपको एनर्जेटिक होकर के रहना है। ऊर्जावान बनने के लिए ये ऊर्जा हमें 2 तरीके से मिलती है, जिसमें पहली होती है शारीरिक ऊर्जा और या फिजिकल एनर्जी जो कि अच्छी सेहत से आती है। लेकिन दूसरा जो तरीका है या जो दूसरी ऊर्जा है वो हमें अंदर से मिलती है। बिल्कुल सही। आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए सब कुछ करते हैं। आपने सब कुछ कर लिया, आपने खान-पान भी अच्छा ध्यान रख लिया, आपने अपना शरीर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, आपने फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चालू कर दिया। लेकिन आपका माइंड, जिसे हम कहते हैं माइंड एक्सरसाइज करने के लिए, क्या आपने अपने मन को बहुत अच्छा रखा है? अगर आप बाहर से सारी चीज़ें कर रहे हैं और अंदर आपके दिमाग में पूरी तरह से नेगेटिविटी भरी हुई है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप एनर्जेटिक फ़ील करेंगे? वही चीज़ इसमें बताई है कि जिसे हम चाहे तो आंतरिक ऊर्जा भी कह सकते हैं, लेकिन ये ऊर्जा मिलती है किसी कारण के होने से, किसी मकसद के होने से या किसी सपने के होने से जो कि तुमसे अलग हो, तुमसे बड़ा हो, तुम्हें बेहतर बनाने के लिए काम करता हो। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मकसद नहीं है जो कि तुमने बड़ा तुमसे बड़ा है और तुम्हें अंदर से ऊर्जा भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि तुम्हारे पास एक मकसद होना चाहिए जो कि तुम्हारे अंदर की आग को जलाकर रखे। उस मकसद को मिलने के बाद तुम कभी भी सुबह देर तक बिस्तर पर नहीं रहोगे। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें जागने के बाद बिस्तर पर रुकने ही नहीं देगी। उस मकसद को होने की वजह से तुम कभी अपना वक़्त बर्बाद नहीं करोगे और तुम हमेशा ही ऊर्जावान बने रहोगे। मतलब आपके स्कूल का सपना आपके लिए एक मकसद था, जिसने आपको हमेशा से ऊर्जावान बनाकर रखा था। मैंने सवाल किया, सर ने जवाब दिया, नहीं, ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि इस स्कूल का सपना तो मैंने करीब 2 दशक पहले ही देखा था और इस स्कूल के साथ मेरे रिटायर होने की एक बड़ी शर्त भी जुड़ी हुई थी। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ इस स्कूल के सपने ने हमें ऊर्जावान बनाकर रखा था। असल में कई सालों तक हमारी जिंदगी का सिर्फ एक बड़ा मकसद या कारण नहीं था और हम ये कहें कि इस मकसद को हमने ढूंढा है तो वो अलग होगा। असल में हमारे इस बड़े मकसद को हमें ढूंढा है क्योंकि पहले तो हमें पता ही नहीं होता था कि हमें करना क्या है। ठीक इसी तरह से बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल होगा, उनको नहीं पता है कि हमें करना क्या है। तब तो हम हर दिन कोई नया मकसद ढूँढने में लगे रहते थे। हम उस मकसद को, उस टारगेट को पूरा करते रहते थे और फिर अगले टारगेट की तरफ बढ़ जाते थे। कई बार तो ये टारगेट बहुत ही छोटे होते थे जिसमें से हफ्ते में 2 दिन कॉलेज में बच्चों को ऐसे सवालों को जवाब देना भी होते थे, जिनका पढ़ाई से कोई लेना-देना नहीं है। कई बार तो ये मकसद होता था कि किसी अनजान की लाइफ को थोड़ा-सा बेहतर बनाने का कोई और। कई बार मेरे लिए ये मकसद होता था कि तुम्हारी बुआ को दिन भर खिलखिलाकर हँसाने का। तो ये बहुत सारे मकसद होते थे, इनके टारगेट हुआ करते थे। और इन सभी छोटे सपनों के साथ मेरा एक बड़ा मकसद ये भी था कि मैंने जिस गरीबी में, जिस अभाव में अपने जीवन के शुरुआती साल निकालने थे निकाले थे, मेरी संतान कभी उस अभाव को अनुभव ना करे और तुम्हारी बुआ ने भी मेरे साथ उस कमी को जिया था। तो मैं भी यही चाहता था कि उनको दूसरी बार कभी किसी कमी को ना देखना पड़े। मतलब इन्होंने जो अपनी लाइफ में देखा था, ये वो मकसद था कि आने वाली पीढ़ी को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और वो हमेशा अपनी ज़िंदगी को खुल कर के जी सकते थे। और इस सबके बीच हमारे सामने कुछ और बड़े मकसद भी आते रहे, जो कि अपने आप ही हमारा पैशन भी बनता रहा। इस पैशन को एक मकसद एक मकसद ये भी था कि काबिल बच्चों की पढ़ाई पैसे की कमी से अधूरी ना रहने पाए और फिर जाने
कैसे और कब ये स्कूल हमारा पैशन बन गया, जो नौकरी से रिटायर होने के बाद भी हमें हर सुबह जागने के लिए एक ऊर्जा देता है। तो आपके कहने का मतलब है ये, जो आपका जज्बा, जुनून या पैशन था जिसकी वजह से आपने हजारों बच्चों का जीवन बना दिया, जो पैशन जिसकी वजह से आपने ना केवल यहाँ गाँव में एक स्कूल बना दिया, बल्कि आस-पास के कई गाँव की ज़िंदगी भी बदल दी। उस पैशन को आपने ढूँढा नहीं, बल्कि वो आपको अपने आप ही मिल गया। मैंने सवाल किया। तो ये जो पैशन था, इनको ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप ही उनको मिल गया। सर ने जवाब दिया, अपने आप मिल गया ये कहना गलत होगा, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बेसिक या मूल मकसद को हमेशा ही अपनी लाइफ में सामने आने वाले मौकों और हालातों से ढूँढते रहते थे। वो मकसद हमें मिलता था, तो हम उसके लिए काम करते थे, और जब वक़्त आया तो हमारी लाइफ़ के अलग-अलग मौकों पर हमारे बड़े मकसद या पैशन ने हमें ढूँढ लिया। फिर वासु ने सवाल किया, इस हिसाब से अगर हमारी लाइफ़ में आज कोई बड़ा मकसद या पैशन हमारे सामने नहीं है, तो भी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हालात में सिर्फ़ हमें उन मौकों को, परेशानियों को या मुद्दों को देखना है, जो हमारे सामने आए, और पूरे जज़्बे के साथ अपनी ऊर्जा अपने लिए और सपनों के लिए आज को बेहतर बनाने में लगा देना है। और जब मौका आएगा, तो पैशन हमें खुद ढूँढ लेगा। जब मौका आएगा तो बिल्कुल सही बात है, जब वो अपने आप ही ढूँढ लेंगे। सर ने कहा, ये बात बहुत सही समझे हो तुम। ये कहने के बाद कुर्सी से उठते हुए सर ने कहा, और कोई सवाल? और हम तीनों ने ना में सर हिला दिया। उसके बाद सर ने बोर्ड पर लिखा। बोर्ड पर क्या लिखा? तिवारी सर और बुआ आज भी इतने ऊर्जावान और सेहतमंद कैसे हैं? अब इन्होंने ये तो बता दिया है कि आपको ये सारी चीज़ें अपनानी है। पहला है, खाना आपको सही खाना है। दूसरा है, आपको हमेशा फ़िटनेस का ध्यान रखना है। और तीसरा है, आपको हमने ती और तीसरा क्या है? हमेशा मुस्कुराते रहना। तो ये 3 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब इसके बाद फिर इन्होंने बोला है कि तिवारी सर और बुआ जी अब किस तरह से वो लोग फिट रहते थे, क्या उन्होंने उस समय किया था, ठीक? तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। इसके आगे का जो चैप्टर है उसको ज़रूर से देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, और आपको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी पूरी तरह से सेहतमंद रहना चाहते हैं, अगर आप भी डिसीज़ फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ अगर जीना चाहते हैं, कोई भी दवाई अगर आप लोग नहीं यूज़ करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमेशा इन 3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर से रखें। आप हमेशा खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अगले दिन, देखते हैं फिर इसके आगे क्या है, क्या इसमें बहुत ज़्यादा ख़ासियत है। ओके, चलिए तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी बताइए, ताकि वो लोग भी कुछ सीख सकें हमारे इस चैप्टर से, हमारे इस किताब से। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और दूसरों को भी मदद करते रहिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।